देखो, डिस्पैचर सर्वलेट का यूज़ होता है रिक्वेस्ट को लेना और रिस्पॉन्स देना, ठीक है। अब इसके बाद अब क्या हम कोई भी रिक्वेस्ट ले रिस्पॉन्स लेंगे, किसी एक वेब एप्लीकेशन होनी चाहिए ना जो हमारी यूआरएल को लेकर उसकी मैपिंग एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए करे। तो उसके लिए मैंने एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन वेब एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें मैंने रजिस्टर कर दी ऐप कॉन्फ़िगरेशन। अब ऐप कॉन्फ़िगरेशन क्लास में क्या है, ये मेरी ऐप कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, ये हमारा बेसिकली स्प्रिंग कंटेनर का काम करता है, ठीक है। इसमें मैंने कंपोनेंट स्कैन किया अपना बेस पैकेज को, ठीक है। अब इस बेस पैकेज के अंदर जितने भी कंपोनेंट एनोटेशन वाले क्लासेस होंगी उसका ये ऑब्जेक्ट इंस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। सभी जो जितने भी आपके जो ऑब्जेक्ट हैं, जी हाँ, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो कोई भी क्लास है, जो बेस पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस होंगी, हाँ सभी के लिए ऑब्जेक्ट बनाता है। हाँ, जो कंपोनेंट एनोटेशन को हैंडल करता है, ठीक है। अब इसमें आए कंट्रोलर में, अब कोई भी रिक्वेस्ट आई, अब सीधे डिस्पैचर सर्वलेट एक हैंडल मैपिंग को देता है, ठीक है। हैंडल मैपिंग वो पर्टिकुलर यूआरएल को लेती है, चेक करती है कि किसको कौन सा कंट्रोलर इस यूआरएल को मैप कर रहा है, रिक्वेस्ट को मैप कर रहा है, हैंडल कर रहा है। और क्योंकि हम रियल टाइम में हमारे पास बहुत सी कंट्रोलर क्लासेस होंगी, तो इसके लिए हैंडल मैपिंग अंदर इंटरनल वर्क करता है। उसका काम होता है सर्च करना कि कौन सा कंट्रोलर ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को मैप कर रहा है, ठीक है। अब उस कंट्रोलर किसका का काम नाम होता है? मैपिंग है, हैंडल मैपिंग का। हैंडलर मैपिंग का। हाँ, मैंने तो फ्लो बताया था एक बार ना, डायग्राम। और उसमें बताया था हाँ हाँ लैपटॉप में। हाँ, तेरे पास प्रोजेक्ट है ना, तो वो उसका देखकर वो पर्टिकुलर कंट्रोलर के पास जाएगा और जो उसको हैंडल कर रहा है वो उस मेथड के पास जाके वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और रिलेवेंट रिस्पॉन्स उसको प्रोवाइड कराएगा। रिस्पॉन्स मेरा ओनली मॉडल हो सकता है या व्यू भी हो सकता है, मॉडल एंड व्यू दोनों। हाँ, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये मेरा ऐसा काम होता है। अब कोई रिक्वेस्ट आई, ये जस्ट फ्रंट एंड का काम हुआ, ठीक है। अब मेरा बैक एंड से डील करना है। अब जो एमवीसी मॉडल है एक लेयर वाइज वर्क करता है, आर्किटेक्चर लेयर आर्किटेक्चर होता है। तो हमारा पहले कोई रिक्वेस्ट परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो कोई ऑपरेशन मतलब कोई डेटा सेव करना है, ठीक है। अब कंट्रोलर का जो मेथड है वो सर्विस क्लास के मेथड को कॉल करेगा। सर्विस क्लास का मेथड वो रिपोजिटरी क्लास के मेथड को कॉल करेगा। जो डिस्पैचर है वो कंट्रोलर कॉल करता है, कंट्रोलर सर्विस क्लास को करता है, सर्विस रिस्पोर्टरी क्लास को, और रिस्पोर्टरी सीधे डाटाबेस कनेक्ट रहती है। हाँ, करेक्ट। ये इसका आर्किटेक्चर होता है। अब जो तुम्हें जो आज मेरे प्रोजेक्ट तुम ओह, लेकर आए थे वन 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 में, वन यस। या ये तुम्हारा फ्रंट एंड है इसके लिए, या ये तुम्हारा फ्रंट एंड है। यहाँ से तुमने एक डेटा तुम एक रजिस्टर तुमने एक पेज बनाया रजिस्ट्रेशन का, यूजर इंटरफेस के लिए। हाँ, यूज़र इंटरफेस के लिए। उससे तुमने डेटा लिया, कलेक्ट किया और एक्शन परफॉर्म किया, सेव यूज़र को कॉल किया, एपीआई को कॉल किया, ठीक है। ये पोस्ट टाइप का मेथड है, ठीक है। अब तुमने अरे मैं इस पोस्ट टाइम मेथड से क्या होता है? पोस्ट टाइप देखो, सेम यूआरएल के हम मल्टीपल मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक ही यूआरएल सेव यूज़र गेट टाइप की हो सकती है, पोस्ट टाइप की भी हो सकती है। अंतर क्या होता है? गेट टाइप पोस्ट टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है मोस्ट ऑफ टाइम, और इन फॉर्म में गेट पोस्ट का यूज़ इसलिए होता है, अगर हमें गेट यूज़ करेंगे तो हमारा जब सेव करने का जब बटन सबमिट करेंगे फॉर्म, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारा यूआरएल के साथ बाइंड हो जाती है क्वेश्चन मार्क गेट टाइप में, और पोस्ट टाइप में हमारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती है, यूआरएल से दिखती नहीं है। ओ, मेन गेट पोस्ट का ये डिफरेंस होता है। जैसे हमने इसको गेट टाइप किया, जब इसको सबमिट करेंगे न्यू पेज में जाके
वो क्वेश्चन मार्क सेव यूजर क्वेश्चन मार्क इक्वल दिस थिंग इक्वल दिस थिंग्स, ये नेम ये है, ये पूरा दिखेगा। अब पोस्ट में नहीं दिखता, ये कॉन्फिडेंशियल रहता है, ठीक है। अब हम इंफॉर्मेशन जैसे कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म में दे रहा है, तो हमें जो अब रियल टाइम में फॉर्म है तो कॉन्फिडेंशियली बनाना पड़ेगा उसको। हम ग्लोबली तो नहीं अनाउंस करें कि तुम्हारा नेम ये है, पासवर्ड ये है, तो इसलिए मैं पोस्ट टाइप का रखते हैं। इसलिए लॉगिन फॉर्म भी हम टाइप का पोस्ट मेथड होता है लॉगिन फॉर्म भी। तो अब इसने सेव यूजर को कॉल किया। अब ये पहले इन्फॉर्मेशन जाएगी डिस्पैचर सर्वलेट के पास। अब आते हैं मेन क्लास के अंदर। अब ये इन्फॉर्मेशन आएगी सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन, ये इन्फॉर्मेशन आएगी पहले डिस्पैचर सर्वलेट के पास। डिस्पैचर सर्वलेट अब वो मैपिंग को देखेगा सेव यूज़र किस कंट्रोलर के अंदर है। उसने देखा हाँ सेव यूज़र रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर है। अब ये रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर आएगा क्योंकि ये जो सारा डेटा मैंने ऐप कॉन्फ़िगरेशन सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन में ऐप कॉन्फ़िगरेशन को बाइंड अप कर दिया है। ये पहले इसका एनोटेशन बनाया है, कॉन्टेक्स्ट को सर्वलेट डिस्पैचर के अंदर बाइंड अप कर दिया। जो ऐप कॉन्फ़िगरेशन डॉट क्लास है इसका यूज़ ये एज ए स्प्रिंग कंटेनर का यूज़ करता है, ठीक है। जो जो अपना वो जो लंबा सा एनोटेशन कॉन्फ़िग वेब एप्लीकेशन उसका क्या यूज है? किसका? उससे खोलो पेज, कौन सा? वही जो कौन सा खोला था ये एनोटेशन, इसका मतलब क्या यूज है? इसका यूज़ बस ये देखो पढ़ भी लिया तो सबका इंफॉर्मेशन नीचे दी रहती है, ठीक है। थोड़ा अपनी तरह एफर्ट कर लिया। वेब बता नहीं एप्लीकेशन कंटेन अभी। विच एक्सेप्ट एनोटेशन क्लास एज इनपुट, ये इनपुट लेता है जब रिक्वेस्ट टाइम का वेब इन द पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन से एनोटेशन के, बट आल्सो प्लेन कंपोनेंट क्लास एंड जैसे कंप्लीमेंट यूजिंग द जावा इंजेक्ट एनोटेशन। बस इसका यूज़ ये होता है जो हमारी जो कंटेक्स्ट डेटा आता है वो डेटा को इसमें कॉन्फ़िगरेशन से बाइंड अप करता है बस। ये है ना एनोटेशन कॉन्फ़िग वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एनोटेशन मतलब एनोटेशन, कॉन्फ़िग मतलब कॉन्फ़िगरेशन, वेब मतलब वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। जो वेब एप्लीकेशन का डेटा आता है कॉन्टेक्स्ट मतलब डेटा, उसको एनोटेशन से अच्छा, कॉन्फ़िग जो करना। जो देता है हमको यूजर देता है, जो एनोटेशन वही चीज़ है कॉन्फ़िग ना, जो मतलब हमको यूजर एनोटेशन, डेटा देता है हाँ उसी को। एनोटेशन कॉन्फ़िग कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को, वेब एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट के एनोटेशन को कॉन्फ़िग करना। इस कॉन्फ़िग करने के लिए हमें जो एनोटेशन वाली क्लास को उसे कॉन्फ़िग करना मतलब इसे रजिस्टर करना। हमने इसको रजिस्टर कर दिया। अब उस जो कौन सी क्लास इसमें रजिस्टर किया है कॉन्फ़िगरेशन क्लास को, वो उस डिस्प्ले सर्वलेट को बता देना है। डिस्प्ले सर्वलेट उस क्लास से बाइंड अप हो गया। अब डिस्प्ले सर्वलेट पर कोई भी रिक्वेस्ट आएगी वो बस कंट्रोलर लेयर जो होगा कॉन्फ़िगरेशन लेयर होगा वो सीधे क्या करेगा कंट्रोलर का इंस्टेंस क्रिएट करेगा क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट आई है, उसको इंटरनली कॉल कर रहा है। तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन क्लास कंट्रोलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आ जाओ तुम्हें कंट्रोलर लेयर, क्योंकि ये क्या करता है ऑब्जेक्ट इंस्टेंट क्रिएट करता है कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमने बेस की इन्फॉर्मेशन इसको दी गई है पैकेज की। अब ये देखेगा कौन कौन किसको डायनेमिक को अब इंस्टेंस क्रिएट करना है क्लास को। तो कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर एनोटेशन लगा रखी है। एज ए कंट्रोलर काम करेगा ये। ये मतलब ये जो क्लास है एज ए कंट्रोलर काम कर रहा है, ये रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, मैप कर रहा है, हैंडल कर रहा है, तो सारी रिक्वेस्ट को मैप कर रहा है। अब यहाँ तुम्हें रिक्वेस्ट मैपिंग की है। रिक्वेस्ट मैपिंग का मतलब ये जो क्लास ये जो मेथड है यूआरएल है, ये हमारी गेट टाइप की भी रिक्वेस्ट को ले लेगी, पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट को भी ले लेगी, अपडेट टाइप की रिक्वेस्ट को ले लेगी, डिलीट टाइप की रिक्वेस्ट ले लेगी। ये स्पेसिफिक नहीं है रिक्वेस्ट मैपिंग। हाँ, रिक्वेस्ट मैपिंग एवरी टाइप की रिक्वेस्ट को मैप कर लेती है। तो इसमें मैंने सेव यूज़र किया है। अब क्योंकि वहाँ से मैंने डेटा देकर सेव यूज़र किया है, क्योंकि हमने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर जितने भी
इनपुट टाइप लिए हैं, इनपुट लिए हैं, उनका नेम वो रखा है जो मेरा DTO क्लास, रजिस्टर DTO क्लास के अंदर की प्रॉपर्टीज़ के नेम है, ठीक है। तो इसलिए ये R2 मैप हो गए सारे डेटा, ठीक है। जब R2 मैप हो गए, अब ये रजिस्टर DTO का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, अब इसमें डेटा भी आ गया। अब इस डेटा को हमें बैकएंड में स्टोर कराना है, पर हम डायरेक्ट रिपोजिटरी क्लास को कॉल नहीं कर सकते। तो इसके लिए पहले हम इसके लिए हमारा जैसे डाओ मॉडल होता है ना, ऐसे ये सर्विस का काम होता है। सर्विस क्या करती है, रिपोजिटरी को कॉल करती है। तो यहाँ से सर्विस हमेशा कंट्रोलर से DTO फॉर्म में डेटा लेगी और DTO फॉर्म में ही डेटा देगी, ये एंटिटी का डेटा नहीं देगी, ठीक है। अब सर्विस लेयर के अंदर हम गए, हमें डेटा को सेव करना है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन करना है क्या? इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहे हैं ना, ये देखो। अब तुमने कहा सेव यूज़र किया, ठीक है। अब इसमें क्या किया, इसमें मैंने जो DTO क्लास के जो डेटा है इसको मैप कर दिया रजिस्टर में, एंटिटी क्लास के में। अब इसमें ये मैप हो गया, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया एंटिटी क्लास का। अब ये मैप करना कब हो जाते हैं? हाँ, ये मैपिंग रजिस्टर DTO डॉट गेट सेट, नॉर्मल उससे गेट करोगे, इसमें सेट करोगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ये सर्विस क्लास है, नहीं रिपोजिटरी क्लास ये है। एंटिटी क्लास का है, ये रिपोजिटरी क्लास है। सर्विस क्लास कहाँ गया, नहीं सर्विस क्लास ही है, ये सर्विस क्लास है। सर्विस क्लास के अंदर जो क्लास लेवल एनोटेशन सर्विस लगता है, ये बेसिकली इंटरनली कंपोनेंट एनोटेशन होता है, वही स्पेसिफिक एनोटेशन होता है फॉर स्पेसिफिक लेयर के लिए। इंडिकेट दैट एन एनोटेशन क्लास इज अ सर्विस, ये इंडिकेट करता है कि दैट क्लास इज अ सर्विस लेयर क्लास, सर्विस का ओरिजिनली डिफाइंड बाय द डोमेन डिजाइन एज द ऑप्शन डिफाइन स्टैंड होता है, बस ये इसका इंटरनली कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब सर्विस के अंदर इसने क्या किया, हमने क्या कहा था, ये अब रिपोजिटरी को कॉल करेगा। रिपोजिटरी में तुमने सेव मेथड बना रखा होगा, उसका काम है डेटा को सेव करना, पर वो डेटा को अब रिपोजिटरी वाला सिर्फ एंटिटी क्लास को ही जानता है, वो DTO क्लास को नहीं जानता है। तो अब सर्विस लेयर का क्या काम होता है, कंट्रोलर से डेटा लेगा DTO में, उसको मैप करेगा एंटिटी क्लास में, और फिर रिपोजिटरी को वो एंटिटी क्लास का डेटा पास आउट कर देगा डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए। सर्विस क्लास क्या करता है, तो फिर से बोले। सर्विस क्या काम करता है, हमने तुमसे कहा कि जाओ बैंक में रुपए जमा कराओ, तुम क्या करोगे, मेरा रुपए लोगे बैंक में जमा करोगे, तो पता है प्रॉपर फॉर्म फिल करके। तुमने फॉर्म फिल किया, मुझे नहीं पता, और तुम्हारा क्या काम था, तुमने फॉर्म फिल किया, डेटा। ये सर्विस प्रोवाइडर, ये खुद ऑपरेशन नहीं करता है, ये एक सर्विस प्रोवाइड कराता है। हाँ, तुम्हारा ये टास्क है, मैं करा दूंगा, कितने रुपए दोगे, ठीक है। तुमने दूसरे काम दे दिया, ये लो, ये तुम काम करके हमें दे दो, मैं उसको दे नहीं, आप दूंगा। ये कह रही थी ना, सर्विस जो होता है सिर्फ DTO को जानता है। नहीं, दोनों को जानता है, एंटिटी एंड DTO। ये दाव की तरह है, दाव दोनों जानता था। डाओ ये दोनों को जानता है, ये पर खुद ऑपरेशन नहीं करता है। डाओ सेव ऑपरेशन खुद करता था, पर ये खुद ऑपरेशन नहीं करता है, ये रिपोजिटरी से कहता है तुम ऑपरेशन करके मुझे दो, मैं वो उसको मैप करके फॉरवर्ड कर दूंगा। ये क्या करता है फिर सर्विस में? हाँ, सर्विस क्या करता है? सर्विस ये एक तरह का इंटरप्रेटर समझ लो, नहीं नहीं, कंपाइलर। वो तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सर्विस ने जैसे वो DTO क्लास को जानता है, वो DTO को भी जानता है, एंटिटी को तो सर्विस जो दोनों लिखा जानता है है। ना, इसमें क्या बनाया है, इसने क्या प्रोसेस इसने किया है? क्या, DTO में कंट्रोलर ने इसने डेटा दिया DTO क्लास से, तो इसने क्या मैप किया एंटिटी क्लास में और रिपोजिटरी को दे दिया। अब रिपोजिटरी DTO को नहीं ये जानती। एंटिटी क्लास से कैसे मैप हो गया? हाँ, ये रजिस्टर तुम्हारा एंटिटी क्लास में पैकेज बना है, ये क्लास अच्छा बनी है, अच्छा, हाँ हाँ,
ठीक है, तो ये अब सारा डेटा तुमने इसमें सेट कर दिया। रिपोजिटरी क्लास अच्छा, जो तुम्हें ड्यूटी का डेटा है वो एंटिटी में सेट कर दिया है। हाँ, ठीक ठीक। मैपिंग तभी तो बोला, मैप कर दिया, ठीक ठीक। डेटा उसमें सेट कर दिया। मतलब रजिस्टर्ड ड्यूटी से मैं लिया है और जाके एंटिटी में सेट कर दिया है, हाँ तभी सेट नेम गेट नेम लिखा रहता है। हाँ, और जो रिपोजिटरी क्लास होती है वो डीटीओ नहीं जानती है, अच्छा। ओनली एंटिटी क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन करती है।